नमस्कार, मैं हूं संदीप और शेयर बाजार से जुड़ी एक बड़ी खबर आज ये आई है कि पेटीएम में आज की शुरुआती आधे घंटे की ट्रेडिंग के दौरान ही लिस्टिंग के दिन की यादें ताज़ा हो गई। खबर तो ये है कि पेटीएम के शेयर आज खुलने के कुछ मिनटों बाद ही 13% से ज्यादा लुढ़क गया। अब इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल आईपीओ से पहले यानी कि 7 नवंबर को एंकर निवेशकों को 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर अलॉट किए गए थे और इन शेयरों का 30 दिन यानी कि 1 महीने का लॉक इन होता है, जिस अवधि में एंकर निवेशक अपने शेयर नहीं बेच सकते। आज वो 1 महीने की मियाद पूरी हुई तो शेयर में खुलते ही जमकर बिकवाली का दबाव बना। ट्रेडिंगो के फाउंडर पार्थ नियति के मुताबिक एंकर निवेशकों की लॉक इन अवधि खत्म होने से तेज गिरावट के बाद पेटीएम में निचले स्तरों पर खरीदारी का रुझान है। हालांकि 1700 के स्तर पर दोबारा बिकवाली हावी हो सकती है, लेकिन शेयर 1300 से 1700 रुपए के दायरे में रह सकता है जब तक कि बाजार इसकी सही वैल्यू नहीं निर्धारित कर लेता। अगर ये 1700 के स्तर के ऊपर बने रहने में सफल होता है तो इसमें खरीदारी की दिलचस्पी दिख सकती है। वहीं 1200 से 1300 रुपए की रेंज में शेयर को मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। एंकर निवेशक आईपीओ की सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे आईपीओ में निवेश करने से पहले गहरी रिसर्च करते हैं। एंकर निवेशकों में आमतौर पर संस्थागत निवेशक होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड या सॉवरेन वेल्थ फंड, जो सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ खुलने से ठीक पहले कंपनी में बड़ी मात्रा में शेयर खरीदते हैं। स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और डीजीएम अमित पमनानी के मुताबिक आमतौर पर जब लॉक इन खत्म होता है 30 दिन का तो उसके पहले दिन शेयर में बिकवाली का दबाव देखने को मिलता है। अगले 2 दिनों में हाल ही में लिस्ट हुई 2 कंपनियों के एंकर निवेशकों की लॉक इन अवधि समाप्त हो रही है। इसमें सफायर फूड शामिल है जिसके एंकर निवेशकों को 16 दिसंबर से शेयर बेचने की अनुमति होगी। शेयर में हमने लिस्टिंग के दिन 17% की बढ़त बनती हुई दिखी थी। और दूसरा है लेटेंट व्यू, जिसका सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड स्तर पर रहा था। 338 गुना भरा था ये और लिस्टिंग के दिन 2 गुना हुआ था और इसके लिए एंकर लॉक इन कल समाप्त हो रहा है, यानी कि एंकर निवेशकों को 17 दिसंबर से खुले बाजार में शेयर बेचने की अनुमति होगी। नवंबर के फेस्टिवल सीजन के दौरान हवाई अड्डों पे जो भीड़ नजर आई, अब वो नजर नहीं आ रही है। लोग गायब हैं। क्यों? क्योंकि ओमिक्रॉन की चिंता ने हवाई यात्रियों की तादाद को घटा दिया है। आमतौर पर ये वो समय होता है क्रिसमस, न्यू ईयर्स, जब एयरलाइंस और होटल बिजनेसेस की कमाई के लिए बहुत अहम रहता है। लेकिन डीजीसीए और आईसीसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट हमें बता रही है कि अक्टूबर की तुलना में अब दिसंबर आते आते यात्रियों की संख्या घट गई है। 27 नवंबर को जो हफ्ता खत्म हुआ वहां दैनिक औसत संख्या जो थी वो थी 3,74,000 यात्रियों की और यही 11 दिसंबर के खत्म हफ्ते में पहुंच गई थी 3,58,000 पैसेंजर्स पर। अब आइए समझते हैं इंडियन एयरलाइंस के लिए इसका क्या मतलब है। कोरोना की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 में एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को कुल मिलाकर 24,680 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इकरा के अनुसार इंडियन एयरलाइंस को 2020-21 और 2022-23 के बीच अपने घाटे और कर्ज की भरपाई के लिए 37,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होगी। ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा एयरलाइंस कंपनियों की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पर दबाव डाल रहा है और कर्ज घटाने की योजनाओं में भी बाधा खड़ी कर रहा है। दिसंबर माह में नई कार खरीदकर सैर सपाटा करने के सपने पर इस बार नो डिस्काउंट का ब्रेक लग गया है। ऑटो कंपनियां इस बार ईयर एंड दिसंबर कैश डिस्काउंट तो दे रही हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है जिसको आकर्षक कहा जा सके। खबर तो यह है कि दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा कमी ने लोकप्रिय मॉडल्स का उत्पादन घटा दिया है। इस वजह से ऑटो कंपनियों के ऊपर इन्वेंट्री क्लियर करने का कोई दबाव नहीं है। मांग के अनुरूप बाजार में आपूर्ति न होने से नई कार की डिलीवरी पर वेटिंग पीरियड पहले ही बढ़कर 12 महीने तक पहुंच गया है। ऑटो कंपनियां और डीलर्स दोनों ही अपना स्टॉक खत्म करने के लिए दिसंबर में ग्राहकों को आकर्षक कैश डिस्काउंट का लालच देती हैं। बड़े डिस्काउंट के बिना ग्राहक दिसंबर में वाहन खरीदना आमतौर पर पसंद नहीं करते हैं। मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर्स, होंडा कार्स, टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने इस साल अपने दिसंबर डिस्काउंट में भारी कमी की है। मारुति ने इस बार अपनी जितनी भी कारें हैं, ऑल्टो, स्विफ्ट, विटारा, ब्रेजा, डिज़ायर, सियाज, इन पर 5,000 से लेकर 12,000 रुपये तक के डिस्काउंट को ऑफर किया है, जबकि पिछले साल ये जो डिस्काउंट था 9,500 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक था। नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने मंगलवार को गैर बैंकिंग फाइनेंस यानी एनबीएफसी कंपनियों के लिए कड़े नियम जारी किए हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद पता चलेगा कि एनबीएफसी कंपनी की सेहत बिगड़ रही है या फिर कारोबार करने के लिए ठीक है। इन प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए नियमों के लागू होने के बाद किसी भी एनबीएफसी कंपनी को 3 अलग अलग पैरामीटर पर परखा जाएगा।
पहले पैरामीटर पर असफल होने के बाद रिजर्व बैंक एनबीएफसी के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा सकता है और साथ में प्रमोटर्स को पैसा डालने के लिए कहा जा सकता है। दूसरे पैरामीटर पर असफल होने पर कंपनी को नई ब्रांच खोलने पर रोक लग सकती है और साथ में कारोबार विस्तार पर भी रोक रहेगी। और तीसरे पैरामीटर पर असफल होने के बाद रिजर्व बैंक एनबीएफसी कंपनी की सेहत ठीक होने तक कारोबार पर रोक लगा सकता है। नए नियम लागू होने के बाद रिजर्व बैंक एनबीएफसी कंपनी को पीसीए की श्रेणी से तभी बाहर करेगा जब उसे लगेगा कि कारोबार करने के लिए कंपनी की सेहत ठीक है। ये नए नियम अगले साल अक्टूबर से लागू हो रहे हैं और जानकारों का मानना है कि रिजर्व बैंक के इस कदम से एनबीएफसी सेक्टर में अनुशासन बढ़ेगा। जानकार ये भी मान रहे हैं कि ये नियम सेक्टर के लिए बचावकारी सिद्ध होंगे। दरअसल पिछले 3 साल में 4 बड़ी एनबीएफसी कंपनियों में सामने आई गड़बड़ियों के बाद इस सेक्टर में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है और इसी उम्मीद को पूरा करते हुए रिजर्व बैंक ने ये नियम जारी कर दिए हैं। रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने जो कदम उठाया है, इसका सीधा असर इसके करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स यानी आप और हम पर पड़ने वाला है। भारी कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल में भले ही आपने सीधे निवेश ना किया हो, लेकिन आपके प्रॉविडेंट फंड का पैसा इसमें लगा है। अगर ये कंपनी दिवालिया होती है तो इसका असर आप पर भी पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को संसद में बताया है कि ईपीएफओ ने उसे रिलायंस कैपिटल के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने को कहा है। इस संगठन ने कर्ज में डूबी कंपनी के बॉन्ड कार्यक्रमों में 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया था। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा में बताया कि एनसीडी पर कुल ब्याज डिफॉल्ट 30 नवंबर 2021 तक 534 करोड़ रुपए का है। चूंकि इसके लिए मैच्योरिटी की तारीख अभी नहीं तय है, तो जाहिर है इस निवेश के मूलधन पर कोई चूक नहीं हुई है, लेकिन ब्याज पर काले बादल हैं। आरबीआई अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल को भंग कर चुका है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व कार्यकारी निदेशक नागेश्वर राव वाई को इस कंपनी का प्रशासक नियुक्त किया गया है। क्या आपको पता है कि आपकी सरकार ने इस साल टैक्स से कितने पैसे कमाए? टैक्स का ये कलेक्शन क्या कोविड से पहली वाली स्थिति में पहुंच पाया? चलिए बताते हैं आपको ये पूरा मामला। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि अप्रैल 2021 से 7 दिसंबर 2021 तक केंद्र का नेट इनकम टैक्स रेवेन्यू यानी शुद्ध आयकर राजस्व 7.39 लाख करोड़ रुपए था। इसमें 3,63,000 करोड़ रुपए का कारपोरेट टैक्स, 3,61,000 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत आयकर और 15,375 करोड़ रुपए का अन्य आयकर शामिल है, जिसमें प्रतिभूति लेन देन यानी एसटीटी भी शामिल हैं। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन से प्रभावित वित्त वर्ष 2021 में शुद्ध आयकर संग्रह 9.45 खरब रुपए था। हालांकि कोविड से पहले वाले साल यानी वित्त वर्ष 2020 के दौरान संग्रह 10.51 खरब रुपए था, जबकि वित्त वर्ष 2019 में ये जो संग्रह था वो 11.38 खरब रुपए था। लगातार ये जो संग्रह है वो कम होता दिखाई दिया। आपको बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने में अभी फिलहाल 4 महीने बचे हुए हैं। 7 दिसंबर तक का आयकर कलेक्शन वित्त वर्ष 2011 के पूरे साल के कलेक्शन का करीब 80% और वित्त वर्ष 2010 का 70% था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट बनाने वालों को भरोसा है कि नेट टैक्स कलेक्शन का बजट लक्ष्य 15.45 खरब रुपए से अधिक हो जाएगा। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.32 खरब रुपए था और ये जो आंकड़ा है न केवल इस साल बल्कि देश में टैक्स की शुरुआत के बाद से दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है।